हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर जो है सेकेंड, ये SOCR 425 सकारात्मक सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, इसमें जो हम करेंगे कार्यवाद के बारे में, यानी फंक्शनलिज्म। ये जो फंक्शनलिज्म गिवन दिया था हमें, उन्होंने दिया था रेड क्लिफ ने दिया, ब्राउन ने दिया था, रेड क्लिफ ब्राउन ने दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और कई जगहों पे जो है इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो है एमए के चैप्टरों से बनाई जा रही है, लेकिन कई क्लासों में इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म के बारे में जानना चाहते हो तो इससे अच्छा विकल्प किसी भी क्लास के लिए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको तो पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है, कई क्लासों के लिए कर रहा है, जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस NIOS बोर्ड जो है 10+2 को भी सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। ठीक है, साथ में BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक सारे सिलेबस को जो आर्ट्स के हैं उनको कवर करेगा। तो सोचिए नहीं, विचार मत कीजिए, इतना विस्तृत होने पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और सब्सक्राइब करना एक वर्ड से भी इम्पोर्टेंट होती है कि सब्सक्राइब करने से जो होता है, जो बनाते हैं आपके लिए, जो अच्छे से करते हैं, उनको प्रोत्साहन बढ़ता है, उनको जो है मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और काफ़ी आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूँ और सदैव आपके लिए हेल्पफुल रहूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए, और जो है बाकी जो नीडफुली बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भी ये आप शेयर कीजिए। इतना कीजिएगा तो मेरा जो मनोबल है और भी बढ़ेगा और आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा करूँगा। चलिए, ये बात तो था आपके लिए। अब जो हम आते हैं, देखते हैं हमारे चैप्टर में आज क्या है। कार्यवाद यानी रेड क्लिफ ब्राउन, इन्होंने जो है कार्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। कहते हैं रेड क्लिफ ब्राउन अमेरिका के जो है मानव शास्त्री थे। उन्होंने भी अफ्रीका के आदिवासियों के गहरे अध्ययन के फलस्वरूप मानव शास्त्रीय परंपराओं को आगे बढ़ाया। इनके विचार ने समाज शास्त्रीय विचारधाराओं को भी पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। उनकी रचनाओं में द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो 1936 में वो स्टिमुलेट हुआ था, ठीक है, पब्लिश हुआ था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोमोटिव सोसाइटी जो 1952 में पब्लिश हुआ था, और नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी जो 1957 में प्रकाशित हुआ था, उल्लेखनीय है। यानी ये सारे जो है पुस्तक उन्होंने बहुत ही दिलचस्प भाव से लिखी थी। कहते हैं रेड क्लिफ ब्राउन का जो है कार्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट थी। कार्यवाद जो होती है आज के समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रखती है। रेड क्लिफ ब्राउन के कार्यवाद को समझने के लिए स्वयं कार्य के अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, कार्य का अगर अर्थ आप समझ जाइएगा ना, तो जो रेड क्लिफ ब्राउन ने जो कार्यवाद का सिद्धांत दिया था, उसके जो है रूल रेगुलेशन को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकोगे। इस धारा के अनुसार जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार समाज भी अनेकों इकाइयों के योग से बना है। ये तो आपको भी पता है। जैसे हमारा शरीर जो है हर एक अंग जो है महत्वपूर्ण है, उसी तरह समाज में भी हर एक व्यक्ति, हर एक पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। कहते हैं सामाजिक व्यवस्था इन इकाइयों द्वारा किए जाने वाले अनेक कार्यों पर निर्भर है। अगर समाज में कोई कार्य नहीं होगा तो शायद समाज हमारा आगे न बढ़ पाए। जैसे जैसे जीव का विकास होता है, उसके शरीर विभिन्न अंगों का भी विकास होता है कि नहीं? आप देखते ही होंगे, छोटा सा बच्चा होता है, उनके जैसे शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे उनके ऑर्गन भी काम करने लग जाते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य भी करने लग जाता है। आदिम समाजों में भी व्यक्ति जो है पुजारी, डॉक्टर और शासक का कार्य करता था, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ता है और समाज के प्रत्येक इकाई एक विशेष कार्य भी करता है। इस प्रकार ब्राउन ने सामाजिक व्यवस्था को एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया था। यानी ब्राउन के शब्दों में संरचना और कार्य की धारणाओं का प्रयोग तब ही हो सकता है जब समाज और जीवित प्राणी की समानता को स्वीकार कर लिया जाए। जब तक आप किसी जीवित व्यक्ति को समानताओं को स्वीकार नहीं करोगे, जो है आपको पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ ब्राउन के जो सिद्धांतों को सही से नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए आपको हर एक
जो है संरचना को, हर एक पहलू को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। इसमें भी बात साफ शब्दों में कहा भी था कि कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन कैन बी यूज टू द एनालॉगीज बिटवीन टू द सोसाइटी एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड। तो इसने साफ शब्दों में कहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी जो जीवित होते हैं और जो सोसाइटी होती है। देखिए हमारा शरीर में जो है विभिन्न जो है बॉडी के ऑर्गन मिला के हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। सेम ऐसा ही होता है, समाज भी जो होते हैं हर एक पहलू मिलके एक समाज का रचना करता है, जो समाज एक आदर्शमयी समाज कहलाता है। तभी जाके आप आदर्शमयी समाज का भी जो स्थापना कर सकते हो। अगर कार्यवाद किसी समाज में ना हो तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं डेवलपमेंट करेगा, नहीं उसके प्रोग्रेस के लिए कोई रास्ता खुलेगा। तभी कहते हैं ना कि समाज तभी प्रोग्रेस रहती है जब हर एक व्यक्ति को कार्य मिले और हर एक व्यक्ति जो है अपना जीवन को सुचारू रूप से चला सके। कहते हैं इस समानताओं को और स्पष्ट करते हुए ब्राउन ने लिखा है कि एक प्राणी का जीवन उसकी संरचना के कार्य के रूप में देखा जा सकता है। कार्य की निरंतरता के माध्यम से ही संरचना की जो निरंतरता बनी रहती है। यदि हम किसी एक भाग अथवा अंग का विवेचन करें तो उसका कार्य एवं भूमिका है जो एक कि वह अदा करता है, वह योगदान है जो कि वह समूचे तौर पर प्राणी के जीवन को देता है। कहते हैं समूचा की संरचना की जो निरंतर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कारणों पर निर्भर करता है। एक समुदाय का सामाजिक जीवन सामाजिक संरचना का कार्य है। मानव समाजों पर प्रयोग किए जाने वाली कार्य की धारणा सामाजिक जीवन और प्राणी के जीवन में पाए जाने वाली जो समानताएं तथा समरूपता पर आधारित होती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार इस धारणा की सब प्रथम जो है 1895 ईस्वी में इमाइस दुर्खिम ने किया था। इमाइस दुर्खिमी के जो है काफ़ी उन्होंने अच्छे जो है अपना थ्योरी दिया था, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, समाज के ऊपर उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी बताई थी जो कि सब समाज में सच्चे रूप में विद्यमान होती है। ब्राउन के अनुसार कार्य को अनेक अर्थ हो सकते हैं, उनमें चार महत्वपूर्ण होते हैं। एक गणित शास्त्रीय अर्थ में कार्य करना, एक है उपयोगी क्रियाकलाप यानी यूजफुल एक्टिविटी और के रूप में कार्य करना, उसके बाद उपयुक्त क्रियाकलाप यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के रूप में कार्य करना, उसके बाद व्यवस्था निर्धारित यानी सिस्टम या सबस्टेंटिंग क्रियाकलाप के रूप में कार्य। इनका वर्णन कुछ इस प्रकार से उन्होंने दिया था जिसके बारे में आपको जानना और समझना भी चाहिए। सबसे पहले गति शास्त्र दृष्टिकोण से कार्य का अर्थ उस तत्व से होता है जिसका अर्थ निर्धारित दूसरे एक अथवा एकाधिकार तत्व द्वारा होती है। हम सभी सामाजिक संबंधों गणित शास्त्रीय कार्य के रूप में वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त है। देखिए सामाजिक संबंध जो है अमूर्त है, किससे संबंध कब हो जाती है कोई नहीं जानता और कहाँ तक विस्तृत है इसके बारे में किसी को कोई समझ नहीं है, जिनमें गणित शास्त्रीय आधार पर नहीं समझा जा सकता। अगर गणित के रूप में लोगे तो उसको समझना शायद आपके लिए संभव न हो। उसके पश्चात हमारा है क्रियाकलाप के रूप में भी कार्य का अर्थ समझा जा सकता है। सार्वजनिक एवं संस्थागत उत्सवों एवं क्रियाकलापों के कार्य कहा जाता है। जब कोई संस्था अपने सदस्य के लिए उपयोगी क्रियाकलाप करता है तो यही उस संस्था का कार्य बन जाता है। तो ये भी जो है ब्राउन ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था। उसके बाद ब्राउन के अनुसार जो उपयुक्त किसी भी अर्थ में उपयोगिता क्रियाकलाप का जो समानार्थिक नहीं है। कोई भी कार्य किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन आवश्यकता नहीं है कि सामाजिक दृष्टिकोण से वह उपयुक्त हो अथवा कोई व्यक्ति गरीब से बचने के लिए यदि आत्महत्या कर लेता है तो यह कार्य हो सकता है कि उसकी दृष्टि से उपयोगी हो, लेकिन समाज दृष्टिकोण से यह उपयुक्त कार्य नहीं है। तो इन्होंने साफ अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है गरीबी से बचने के लिए तो उसने तो क्या किया, वो भाग गया है, उसको सब मुँह मोड़ लिया है, वो थोड़ी आत्महत्या किया। उसके साथ जो उसका परिवार था वो सारे आत्महत्या किया। क्यों? क्योंकि वो सारे उस पर आश्रित थे और वो उसके मर जाने की वजह से उसका क्या दुर्दशा होगा, क्या गरीबी और आ जाएगी, ये उसने सोचा नहीं। और इसी सोच की वजह से जो है कार्य इकाई का बिल्कुल दृष्टिकोण जो है उपयुक्त कार्य नहीं माना जा सकता। उसके पश्चात हमारा है अंत में ब्राउन के अनुसार कार्य की व्यवस्था निर्धारित और व्यवस्था पोषक क्रियाकलाप के रूप में देखा जा सकता है। अनेक समाज शास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों ने कार्य को इसी अर्थ में प्रयोग भी किया है। उनके अनुसार समाज संस्कृति जीवन अनेक व्यवस्थाओं का एक जोड़ है, यथा कि आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था आदि अनेक इकाइयाँ संयुक्त रूप से जो है प्राय जो है सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया गया है। प्रत्येक इकाई का एक विशेष स्थान उस व्यवस्था से होती है और उस स्थान में होते हुए इकाइयों जो अपने निर्धारित कार्य को करती भी है, वह कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित की स्थापना भी करती है। कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो है सामाजिक व्यवस्था जो है क्रियाशीलता इस अवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाली
तत्व क्रियाओं का एक संयुक्त रूप होती है और इस प्रकार जो है सामाजिक व्यवस्थाओं के विभिन्न तत्व अपनी अपनी क्रियाओं द्वारा समाज के जो है अस्तित्व को स्थापित रखने में अपना योगदान भी देती है। यह योगदान ही इन तत्वों का जो है कार्य भी करती है। आगे जो रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था कि दुर्खमय की परंपरा पर चलते हैं, यानी रेडक्लिफ ब्राउन जो है दुर्खिम का जो है रूल रेगुलेशन पे काफ़ी बढ़ाया था, कह सकते हो कि वो उनके अनुयायी भी थे। उन्होंने मुख्य दुर्खिम की जो है सैद्धांतिक रूपरेखा को स्वीकार तो किया पर उसमें एक बुनियादी अंतर कर दिया जिसे दुर्खिम के समाज की आवश्यकता है कहते हैं। ब्राउन ने इन्हीं जीवित रहने की अनिवार्य दशा भी माना था। उनका कहना है कि समाज के अस्तित्व की आवश्यकता दशाओं का मूल्यांकन अनुभाविक अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है। इस विषय में ब्राउन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज के अस्तित्व के लिए सामान्य परिस्थिति का भी लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, तभी जो है समाज का अस्तित्व बनाए रखने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। अंततः प्रत्येक समाज में वह कार्य प्रचलित पाए भी जाते हैं जो समाज को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है। देखिए, समाज को अगर जीवित रखना है तो कुछ रूल रेगुलेशन जो है उसको आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर समाज को आप खंडित करना चाहते हो तो रूल रेगुलेशन जो है हर समय टूटेगी। अगर रूल रेगुलेशन नहीं टूटेगी तो समाज जो है कभी भी खंडित नहीं हो पाएगी। इस संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन की मान्यताएं निम्नलिखित अनुसार कुछ बातें बताई गई थी। ठीक है, यानी इसमें बहुत से जो मान्यताएं रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। कहते हैं समाज को अपना अस्तित्व स्थापित रखने की अथवा जीवित रहने की एक आवश्यक दशा यह है कि समाज के विभिन्न भागों में एकीकरण होना चाहिए, यानी सब एकीकरण होना चाहिए, यानी सब एक व्यक्तियों का सहयोग होना चाहिए, तभी समाज जो है आगे बढ़ने में उसको हेल्प मिल सकती है। दूसरा बात उन्होंने साफ कहा था कि कार्य का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो समाज इस अनिवार्य एकीकरण का संतुलन को बनाए रखें। देखिए, अगर कार्य नहीं रहेगा तो जीवन जो होता है व्यर्थ हो जाती है, जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। प्रत्येक समाज में ऐसे सृजनात्मक तत्व की जो शनाख्त हो सकती है जो आवश्यक संतुलन को स्थापित रखती है। उसके बाद इसमें यही बात बोला गया है कि तत्व एक तौर पर जो है रेडक्लिफ ब्राउन का जो है कार्यात्मक दृष्टिकोण किसी भी तरह दुर्खिम से भिन्न नहीं है, यानी कह सकते हो कि इसका जो दृष्टिकोण है, कार्यात्मक दृष्टिकोण है, दुर्खिम से कभी भिन्न नहीं है, काफ़ी मिलता जुलता है। रेडक्लिफ ब्राउन समाज की वास्तविकता मानते हैं, समाज स्वयं में सब कुछ है। इस मान्यता के कारण ब्राउन समाज के सामाजिक तत्वों का गहराई से अध्ययन भी करते हैं। यह इसी कारण है कि वह नातेदारी, धार्मिक संस्कार और विवाह आदि का भी अध्ययन इन संदर्भ में भी करते हैं कि यह सब जो है संस्कृति तक किस सीमा तक समाज में एकीकरण और दृढ़ता प्रदान भी करता है। उसके पश्चात हमारे पास है मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के दृष्टिकोण में अंतर। देखिए, जो मेलिनोवस्की और जो रेडक्लिफ ब्राउन थे उनके दोनों के दृष्टिकोण कैसे थे। कहते हैं मेलिनोवस्की और जो रेडक्लिफ ब्राउन के दृष्टिकोण में एक आधारभूत अंतर है। कहते हैं कि रेडक्लिफ ने जो है मेलिनोवस्की की तरह सांस्कृतिक तत्वों को इन कार्य द्वारा जो है व्यक्तियों के अस्तित्व पर अधिक बल न देकर समाज के अस्तित्व को अधिक प्रमुखता दी थी। कहते हैं रेडक्लिफ का कहना है कि सांस्कृतिक जो तत्व जो कार्य करते हैं उनके परिणाम स्वरूप ही समाज का अस्तित्व बना रहता है। देखिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सांस्कृतिक तत्व जो हम करते हैं समाज में, उन्हीं कारणों से समाज का जो है अस्तित्व बना रहता है। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपने समाज की तुलना एक जीव से किया है, जिस जीव के शरीर में प्रत्येक अंग विशेष कार्य करते हैं और इस विशेष जो विभिन्न कार्यों को करना ही प्रत्येक अंग दूसरे अंग से जुड़ी होती है। इस अंतर संबंध के कारण ही जो शरीर का संगठन होता है। जब तक जीवित जो है जीव जीवित है तब तक वो संगठित आवश्यक है। अगर मान लीजिए जीवित रहने के लिए जो है प्रत्येक अंग को सुचारू रूप से कार्य करना भी जरूरी है। अगर कोई अंग आपका कार्य करना बंद कर देता है तो वो शरीर से अलग हो जाता है। सेम ऐसा ही है कि समाज में जो व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम है और कर रहा है और रूल रेगुलेशन चल रहा है, वही जो है समाज के साथ बना हुआ है। अगर वो थोड़ा भी गलती करता है तो वो समाज से कट जाता है और समाज उसको कभी भी स्वीकार नहीं करता है, उसको अस्वीकार कर देता है। जो बात प्राणी और उसके विभिन्न अंगों के संबंध में सत्य है, वही बात संस्कृति, उसके तत्व और उनमें पाए जाने वाले संगठन के संबंध में भी सत्य है। कहते हैं उसके बाद है कार्यवाद की आलोचना। देखिए, कहते हैं ना, फंक्शनलिज्म की भी आलोचना किया गया। सभी लोगों ने अपने अपने विचारधाराओं को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश किया। कहते हैं समाजशास्त्र में जो है कार्यवाद लाने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को सिर्फ है। कहते हैं फिर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य मानव शास्त्री जो मेलिनोवस्की और फिर
रैडक्लिफ, ब्राउन और नेडल्स ने किया। परंतु आधुनिक समाजशास्त्रियों ने जो कार्यवाद को उस रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिस रूप में मानव शास्त्री उसे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कार्यवाद में कुछ जो है उल्लेखनीय कमियां भी हैं। इन विचारों के अनुसार जो इकाइयों के कार्य का अध्ययन उनकी वास्तविक संरचना को पृथक करके नहीं बल्कि संरचनात्मक संदर्भ में भी किया जाता है। मैडन, पैरसन्स, लेवी आदि इन जो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को प्रमुख पक्षधर हैं और इस जो है विद्वानों ने निम्नलिखित तर्क देकर जो है कार्यवाद का आलोचना भी किया है। आखिर कौन कौन सी बात है जिसकी वजह से उनको आलोचना देने की आवश्यकता पड़ गई, क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं हम। मार्टन के अनुसार जो है रैडक्लिफ, ब्राउन का यह विचार गलत है कि सामाजिक संरचना की इकाई कोई ना कोई उपयोगी कार्य करती है। कुछ ऐसी इकाई भी होती है जो कार्य के स्थान पर जो है अकार्य यानी डिफंक्शनलिज्म करती है, अथवा जो नकारात्मक यानी नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं। ऐसी इकाई समाज में जो है संज्ञानात्मक नहीं होती है बल्कि विजन का मूल्य कारण भी हो सकती है। अब देखिए उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कहा है कि जो अकार्य हो और जो नकारात्मक हो वो जो होता है किसी भी समाज के बिगड़न का मूल्य कारण बनता है। तो ये बात तो सत्य भी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी समाज के लिए जो है टेररिज्म यानी आतंकवाद बहुत बड़ा बिगड़न करने का कारण भी बन सकता है। कई समाज तो इसलिए भी घर छोड़ के चले जाते हैं कि वहाँ पर जो है उनका जीवन जो है शांतिमय व्यतीत नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत काफ़ी प्रभावित भी करता है। मार्टन के अनुसार इकाइयों को कार्य सर्वपक्षीय नहीं होते हैं। कुछ इकाई एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में कार्यात्मक होती है तो दूसरे में सकारात्मक भी हो सकती है। यह मानना गलत है कि विशेष इकाई विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में सामान्य कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही इकाई के एक से अधिक कार्य हो सकते हैं और विभिन्न इकाइयों भी एक से कार्य कर सकते हैं। चलिए ये बात तो कई हद तक सही भी है। अगर हम ये बात देखें कि अगर उन्होंने शरीर के साथ तुलना किया है तो शरीर के एक अंग जो होता है वही फंक्शन करता है जो दूसरे के शरीर में करता है, लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता है। समाज में जो होता है सभी के जो कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है, बट शरीर का जो अंग होते हैं उसके प्रत्येक शरीर में एक ही कार्य करना होता है। तो ये बातें कहीं हद तक जो मार्टन ने बोला था वो उचित भी थी और जो था सही भी थी। उसके बाद था हमारा कार्यवाही दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक सामाजिक इकाई इस कारण अस्तित्व में आई क्योंकि समाज में एक विशेष कार्य करना था। और हम यह भी कह सकते हैं कि यदि इकाई है तो उसका कार्य भी है, यानी कोई कार्य, देखिए कोई अगर कोई कहते हैं कार्य है और कोई इकाई है तो उनका भी कोई ना कोई कार्य जरूर होगा और वो आवश्यकता पड़ने पर वो कार्य जरूर करते हैं। जो व्यक्ति चलता है न कि मनुष्य ने चलाना था, इसलिए टांगों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं अगर व्यक्ति चलता था तो उसके लिए टांगों की उत्पत्ति हुई, अगर टांग नहीं होता तो व्यक्ति चलते नहीं। लेकिन किसी भी रूप में तो अगर जीवित हैं तो वो कोई ना कोई तो अपना रूल रेगुलेशन जरूर अपनाते हैं चलने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना अगर ऊपर वाले ने हर चीज़ जो है सोच समझ के हमें प्रदान किया है। मर्डन के अनुसार जो है क्रियात्मक व्याख्या में इकाइयों द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्यों को महत्व दिया जाता है। कुछ कार्यों में जिन्होंने मर्डन ने अंतहीन कार्य यानी लेटेंस फंक्शनिंग कहा है कि और ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए व्याख्या अधूरी और पक्षपातीपूर्ण है। उसके बाद कहा गया है आगे है दुर्कीम का विचार है कि कार्यवाद किसी सामाजिक घटना के केवल प्रभाव का ही वर्णन करता है। इस घटना का कारण क्या है इसका यह नहीं कर सकता, यानी उसका वर्णन वो नहीं करता कि इसका कारण क्या है। किसी भी घटना का कारण प्रथम है। अगर देखिए कारण ही नहीं पता लगेगा तो घटना का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कार्यात्मक व्याख्या पूर्व की जानी चाहिए और फिर कार्यात्मक विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन तार्किक दृष्टिकोण से आवश्यक भी है। कार्यवाद की कमियों के संदर्भ में भी जिस आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है उसे हम सृजनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब देखिए सारी बात जानने के बाद जो है एक बात तो साफ और स्पष्ट हो गई है कि विभिन्न इकाइयों के संतुलित कार्य को परिणाम स्वरूप ही सामाजिक व्यवस्था के सामाजिक संतुलन बना रहता है। तो ये आप निष्कर्ष के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कंक्लूजन भी हो सकती है कि जो इकाइयों के संतुलित कार्य को परिणाम स्वरूप ही सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बना रहता है। ब्राउन के अनुसार जो है कार्य वह योगदान है जो एक आंशिक क्रियाएं होती है उस पूर्ण क्रियाओं के लिए करती है जिसकी वह एक भाग है। यानी उसने साफ शब्द में बात को कहा था कि फंक्शंस ऑफ पार्टिकुलर सोशल यूजेस इन द कंट्रीब्यूशन इट मेक टू द सोशल लाइफ एज द फंक्शनिंग ऑफ अ सोशल सिस्टम। तो ये तो साफ कहा गया है कि जब कार्य परस्पर संघर्ष उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि समाज संतुलन उत्पन्न करते हैं तो ये जो है कार्यात्मक इकाई की दिशा जो है कहलाती है। ब्राउन का कहना है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार की न्यूनतम दृढ़ता आवश्यक होनी चाहिए।
इसके पश्चात सामाजिक संस्था और संस्कारों की भूमिका को भी दृढ़ता के संदर्भ में देखा जा सकता है। उनका परिणाम यह है कि वंश परंपरा यानी लिनेज एक ऐसी व्यवस्था है जो कई प्रकार के संघर्ष का समाधान भी कर लेती है। इसमें रैडक्लिफ ब्राउन के क्रियात्मक सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, लेकिन जो टर्नर के ब्राउन के सिद्धांतों की जो आलोचना करते हुए कहा है कि इसकी न्यूनतम संदिग्धता की पहचान कैसे किया जाए। इसका यह भी अर्थ निकलता है कि एक सीमा तक न्यूनतम दृढ़ता वाला समाज एकीकृत तो है ही। वर्टन के ब्राउन की प्रशंसा भी इसमें की गई है और कहा है कि ब्राउन ने सामाजिक जीवन की जो प्राणी जीवन से पूरी तरह से जोखिम की तरह ही नहीं जोड़ा है। ब्राउन ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार की तुलना संकट से रिक्त नहीं है। परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि समाज की जो है कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति कार्य द्वारा ही हो सकती है। अंततः प्रत्येक समाज में वह कार्य प्रचलित रूप में पाई भी जाती है जो समाज के अस्तित्व के स्थापित करने के लिए भी आवश्यक होती है। उसके पश्चात हमारे पास है रैडक्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना सिद्धांत और नातेदारी। देखिए, जब तक हम जो है रैडक्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना सिद्धांत के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा जो है ज्ञान अधूरा रहेगा। तो इसलिए हमें जो है सामाजिक संरचना सिद्धांत के बारे में जानना हमारे जो है प्रोग्रेस के लिए, हमारे जो है चक्षु के लिए बहुत ही जरूरी तथ्य बन जाता है, जिसमें नातेदारी भी सम्मिलित थी। तो इसमें कहा जाता है कि सामाजिक संरचना सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर अपनी एक रचना में रैडक्लिफ ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप से परिभाषित और नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप अथवा क्रमबद्धता है। ब्राउन का कहना है कि मनुष्य आपसी सामाजिक संबंध को जाल द्वारा एक दूसरे से संबंधित भी हो सकते हैं। इन सामाजिक संबंधों के जाल को दर्शाने के लिए ही सामाजिक संरचना शब्द प्रयोग भी किया गया है। कहते हैं सामाजिक अंतक्रियाएं के दौरान यह संबंध अधिक नियमित और स्पष्ट हो जाती है। यह जो परिभाषित और नियमित संबंध समाज के सदस्यों को एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। व्यक्तियों तो अथवा समाज के सदस्यों का यह व्यवस्थित रूप ही जो है सामाजिक संरचना का कहलाती है। उसके पश्चात हमारा है क्रमबद्धता। देखिए, अग्रीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ब्राउन का कहना है कि संस्थापक रूप में परिभाषित और नियमित संबंध व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से एक निश्चित ढंग से जोड़ती भी है। इन समाजों में नातेदारी व्यवस्था जो संस्थागत संबंधों को ही अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक नातेदारी की एक विशेष स्थिति होती है जिसके अनुसार वह अन्य नातेदारियों से व्यवहार करता है। यही ढंग अथवा जो है क्रमबद्धता सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो ये बात तो सही है कि समाज में जो नातेदारी होती है वह व्यवस्था संस्था का संबंध होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बात को जो है नातेदारी ही हमें समझाती है। ब्राउन ने विवाह का उदाहरण देते हुए कहा है कि अफ्रीका के वोगो और बटूरे कबीलों में कन्या मूल्य के रूप में ढोर जिसे कि कोलोबो कहा जाता है देने का रिवाज है। लवोजों के कत्ल करने में सभी रिश्तेदार सहायक करते हैं और इस प्रकार विवाह संस्था द्वारा दो परिवारों के संबंधों में अतिरिक्त आर्थिक संयोग भी उत्पन्न होती है। इस रूप में जो संस्थागत रूप में परिभाषित नियंत्रित विवाह संबंध वह करीब बन जाते हैं जो कि परिवार के सदस्यों और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से भी जोड़ती है। यह व्यवस्था सामाजिक संरचना का ही एक जो है उपसंरचना होती है। उसके पश्चात हमारा गतिशीलता। ब्राउन का विचार है कि सामाजिक संरचना स्थिर नहीं रहती है, उसमें निरंतर जो है परिवर्तन होता ही रहता है। सामाजिक संरचना एक मकान की तरह स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि जीवित मनुष्य के शरीर ढांचों की तरह एक गतिशील निरंतरता है। जैसे मनुष्य के जीवन काल में उसके शरीर ढांचों में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना भी बदलती ही रहती है। परिवर्तन का अर्थ है कि मनुष्य की कार्य क्षमता का जो है युवा अवस्था आने तक धीरे धीरे विकास होता है और वृद्ध अवस्था तक यह कार्य क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। यही बात समाज संरचना के विषय में भी सत्य है। समाज संरचना मनुष्य के लिए बनती है और उसके बाद जो धीरे धीरे वो घटना शुरू कर देती है। तो बात तो यही है कि कोई भी मान्यता कोई चीज़ को अगर आगे के वंश से लेकर चले तो ही जाके जो है ये अच्छे से अच्छे कार्य कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संरचना तो स्थायी है, परंतु मनुष्य में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, उनका विनाश अथवा विकास होता ही रहता है। समाज में नए सदस्य जन्म लेते हैं और अन्य सदस्य का जो है आगमन अथवा निगमन होता ही रहता है, यानी आगमन भी होता है और उनका जाना भी सुनिश्चित होती है।
जो युद्ध में कई लोग हारते हैं और कई लोग जीतते भी हैं, लोग धनी और निर्धन भी होते रहते हैं। इस प्रकार ब्राउन के जो अनुसार वास्तविक संरचना में निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। तो ये तो परम सत्य है कि जो चीज़ हुआ है उसका विनाश भी होगा और उसका अंत भी होगा, और उसकी उत्पत्ति भी होगा, उसका विनाश भी होगा। तो ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलती ही रहती है, जबकि साधारण संरचना पूर्व की तरह बहुत कुछ स्थिर भी रहती है। यह था कि यदि हम 10 वर्ष पश्चात किसी स्थान पर जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ कुछ लोग मर चुके होंगे, परंतु साधारण संरचना के बुनियादी स्वरूप बहुत कुछ पहले की तरह ही होंगे। परंतु इसका जो है यह मतलब नहीं है कि साधारण संरचनात्मक स्वरूप में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। कई बार युद्ध अथवा क्रांति के फलस्वरूप सकारात्मक स्वरूप में अचानक परिवर्तन भी हो जाता है, यानी अचानक परिवर्तन की जो बात है वो भी सामने आती है। उसके पश्चात है हमारा स्थानीय पहलू। देखिए लोकल एक्सेप्टेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रेडक्लिफ ने सामाजिक संरचना को स्थानीय पहलू पर भी बल दिया था। विश्व में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई समुदाय अथवा समाज विश्व के अन्य सभी समाजों पुण्य तौर पर अलग हो और उसका अन्य समाजों से कुछ भी संपर्क न हो, परंतु फिर भी प्रत्येक सामाजिक संरचना का अपने स्थानीय पहलू भी होते हैं। जिस प्रकार हम किसी समाज का अध्ययन करते समय उसके अनेक जो भौगोलिक पहलू से भी अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार समाज रचना के अध्ययन में उसका स्थान जो है पहलू भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके पश्चात हमारा आता है नातेदारी व्यवस्था की रीतियाँ। देखिए यूज ऑफ द किनशिप ऑफ सिस्टम, कहते हैं नातेदारी व्यवस्था की उसकी रीतियों के संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन के विचार उनकी संरचना यानी अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 जो है और स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन इन द प्रिमिटिव ऑफ सोसाइटी 1952 में देखने को मिलता है। इनकी जो ये सारे जो पब्लिश हुई थी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ब्राउन के अनुसार इससे दो प्रकार के होते हैं, विवाह संबंधित और रक्त संबंधित रिश्तेदारी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो एक ही रक्त के आधार पर एक दूसरे के संबंधित होते हैं, यथा कि माता पिता, बच्चे, भाई बहन, भतीजे इत्यादि। यह संबंध काल्पनिक भी हो सकती है तथा बहुपति विवाह का रिवाज भी होती है। वहाँ यह पता लगाना कठिन होता है कि बच्चे का वास्तविक पिता कौन होता है। अब देखिए जहाँ पर बहुपति विवाह का रिवाज होता है तो इसमें सच्चाई बात है कि ये बच्चा किसका है, ये वास्तविकता पता लगाना कि उसका पिता कौन है संभव नहीं रह जाती है। ऐसे समाजों में समाजशास्त्री जो है पैतृक को अधिक महत्व दिया जाता है। यथा बहुपति जो है नीलगिरी के टोटा कबीलों में पतिता को एक विशेष संस्कार जो पश्चिमी द्वारा निश्चित किया जाता है। तो देखिए इसके लिए जो है कई जगहों पे जो है अभी भी इस समाज में विद्यमान है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। नातेदारी में विवाह विशेष प्रकार की रीतियाँ जिसे पाई जाती है। इन नीतियों में मुख्य निम्नलिखित रीतियाँ हैं जिनका वर्णन रेडक्लिफ ने भी इस प्रकार किया है। सबसे पहले उसने ये बताया था परिहार। परिहार में साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि इस रीति के अनुसार कुछ व्यक्ति आपसी संबंध तो स्थापित करते हैं परंतु सही उन्हें एक दूसरे के साथ एक दूसरे से स्थापित रखना आवश्यक होती है। यथा कुछ समाजों में बहू और ससुर और सास और जवाई एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं, ये तो कई समाज में देखने को मिलता है। वो एक दूसरे से एक दूरी स्थापित रखते हैं। यूकारघी कबीलों का यह नियम है कि वो एक बहू अपने जेठ और ससुर का मुख न देखे। तो ये बहुत ही अपने अपने जगहों के रूल रेगुलेशन होती हैं। यदि कुछ कहना है हो तो किसी दूसरे के माध्यम से ही कहे जाते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से उससे बात ना करके वो दूसरे व्यक्ति का सहारा लेता है और अपने विचारों को प्रकट भी करता है। तो रेडक्लिफ के अनुसार इन संबंधों में आपसी गहनता न होने के परिवार में ईर्ष्या बढ़ती जाती है, क्योंकि वो बात विचार नहीं करते तो ईर्ष्या की भावना जो रहती है बनी रहती है। कि बहुत ससुर सास दामाद बहुत एवं जेठ आदि के संबंध है। पारिवारिक जीवन में सहजता बनाकर रखने के लिए इन संबंधों में परिवार के नियमों का पालन किया जाता है। तो ये संबंध में बना के रूल विलग किया जाता है। उसके बाद समाज यानी मजाक संबंध यानी जोकिंग और रिलेशनशिप। जो मजाक संबंध परिहार संबंध के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ परिहार संबंधों को एक दूसरे से दूर ले जाता है, वहाँ मजाक संबंध को व्यक्तियों को प्रेम के सूत्र में बांधता है और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने का अधिकार देता है। जबकि परिवार में लिंग संबंधी विषयों पर कभी बात नहीं की जाती है, परंतु मजाक संबंध में लिंग संबंधी विषय पर भी बात करने की पुण्य छूट होती है। त्योहारों के अवसर पर वो एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। ब्राउन के अनुसार ऐसे व्यवहारों के माध्यम से जो विपन्न संबंधी पारंपरिक निकटता और प्रेम भावों का प्रदर्शन भी करते हैं। यथा कि देवर्स, भाभी, जीजा, साली, साला, जीजा आदि के मध्य ऐसे संबंध पाए जाते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य जो है पारिवारिक जीवन को सहज बनाना और दो विभिन्न परिवारों के सदस्यों के मध्य मित्रतापूर्ण भावनाओं को उत्पन्न भी करना होता है। उसके पश्चात जो है हम सारे बात पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष पे आते हैं
कि परिवार स्वरूप कहा जा सकता है कि रेडक्लिफ बाउंड की समाज संरचना सिद्धांतों को सामाजिक संबंधों के जाल द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह समाज संबंध को विशेष ढंग से जो है रिश्तेदारी को एक दूसरे से जोड़ते भी है। ब्राउन ने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कबीलाई समाज का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि समाज संरचना बदलती रहती है और इस जो है समाज संरचना को स्थानीय पहलू को भी भौतिक पहलू जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। रेडक्लिफ ने निर्धारित को दो प्रकार का वर्णन किया था कि विवाह संबंधी एवं रक्त संबंधी। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो निकटता होने के बावजूद भी व्यक्तियों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना आवश्यक होता है। यह बहू एवं सास, साला, दामाद आदि। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मजाक संबंध पर आधारित होती है, यथा देवर, भाभी, जीजा, साली आदि। रिश्तों के इन नियमों का जो है मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन के समृद्ध बनाना होता है और दो विभिन्न परिवारों के सदस्यों के मध्य मित्रतापूर्ण भावनाओं को उत्पन्न भी करना होता है। तो ये सारे बातें जो है साफ और स्पष्ट रूप में जो है समाज को एक नया रूप और रंग देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।